हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पीस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है सिरप विलेज से। पिछले 7 सालों से हर सुबह ऊसोप नाम का लड़का अलार्म घंटा बजाता है और गलियों में दौड़ता हुआ चिल्लाता है कि लुटेरे आ रहे हैं। पहले पहले जब ऊसोप ये करता था तो पूरा गाँव डर के मारे हिल जाता था और सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाया करते थे। लेकिन इतने साल बीत गए और आज तक एक भी लुटेरा गांव में नहीं आया। लोगों को समझ आ गया कि ऊसोप बस झूठ बोलता है और उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ समुंदर में लूफी अपना बनाया हुआ झंडा नामी को दिखाता है और बहुत गर्व से कहता है कि उनकी टोली का नाम होगा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। लेकिन नामी और जोरो उसे याद दिलाते हैं कि हम अभी तक टोली नहीं है। लेकिन लूफी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी जोरो नामी को बताता है कि कैबिन के नीचे से बोट में पानी आने लगा है। ये सुनते ही नामी अपने छुपाए हुए सामान को बचाने के लिए तुरंत दौड़ती है और देखती है कि नामी के सामान के साथ साथ डैंडन मुशी ईयरपीस पानी की वजह से खराब हो गया है, जिस वजह से अब नामी अपने साथियों से कांटेक्ट नहीं कर सकती। खैर, इनकी नाव जल्द ही डूबने वाली थी। लूफी कहता है कि उन्हें एक नई और बड़ी शिप की जरूरत है। तो नामी नक्शे में देखकर बताती है कि गेको आइलैंड नाम की जगह उनके सबसे करीब है। नाव डूबने से पहले ये लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी बात यह है कि वहाँ एक अच्छा शिपयार्ड भी है। वहीं दूसरी तरफ गार्प के बैटलशिप पर कॉबी और हेलमेप्पो रस्सी बांध रहे थे। कॉबी देखता है कि हेलमेप्पो ने रस्सी की गांठ ठीक से नहीं बांधी है, तो कॉबी उस गांठ को सही से बांध देता है। हेलमेप्पो, जो कि सीनियर कैडेट है, उसे डांटने लगता है कि तुम्हें किसने कहा था गांठ सही करने के लिए। तभी गार्प वहाँ आता है और पूछता है कि ये गांठ किसने बांधी। हेलमेप्पो सोचता है कि अब कॉबी को डांट पड़ेगी, तो वो तुरंत कहता है कि ये कॉबी ने बांधी है। लेकिन गार्प कॉबी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने तो काफी अच्छी गांठ बांधी है। गार्प कॉबी से कहता है कि अब उसे ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। वो अब से गार्प के साथ रहेगा, क्योंकि कॉबी पहले से ही अल्वीडा पायरेट्स के साथ काम कर चुका है, तो उसे शिप के बारे में काफी जानकारी है। गार्प फिर कॉबी के साथ गो नाम का एक बोर्ड गेम खेलने लगता है। पहले गेम में कॉबी हार जाता है क्योंकि वो ज्यादा डिफेंसिव खेल रहा था और सिर्फ ना हारने पर फोकस कर रहा था। गार्प उससे कहता है कि पायरेट्स को हराने के लिए हमला कैसे करते हैं सीखना पड़ेगा। अगले मैच में कॉबी ज्यादा एग्रेसिव खेलना शुरू करता है और जीतने लगता है। गार्प उससे कहता है कि ये यही माइंडसेट है जो हमें पायरेट्स को खत्म करने के लिए चाहिए। तभी हेलमेप्पो कैबिन में आता है और बताता है कि उन्हें लूफी की पुरानी नाव और झंडा मिला है, यानी कि वो जरूर पास के गेको आइलैंड गए होंगे। गार्प वहां जाने का प्लान बनाता है और डिक्लेयर करता है कि अब से कॉबी सीनियर कैडेट होगा, क्योंकि उसे ज्यादा जानकारी है। वहीं हेलमेप्पो सिर्फ अपने बाप की वजह से सीनियर था। दूसरी तरफ ऑरेंज टाउन में बगी अपने अड्डे पर वापिस आ गया था और अपने बॉडी पार्ट्स को डब्बों से बाहर निकाल रहा था। तभी एक अनजान फिशमैन उसके पास आता है। फिशमैन वो लोग होते हैं जो कि आधे इंसान और आधे फिश होते हैं। वो फिशमैन बगी से कहता है कि आरलोंग उससे मिलना चाहता है। बगी पहले तो इस बात को हल्के में लेता है और एक सरप्राइज नाइफ अटैक करता है, लेकिन वो फिशमैन आराम से अटैक को डॉज कर लेता है और बगी के चेहरे पर एक पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। पर जब बगी की आंखें खुलती हैं तो उसकी मुलाकात होती है आरलोंग से। आरलोंग, जो कि ईस्ट ब्लू का सबसे ताकतवर पायरेट है। आरलोंग बगी पर गुस्सा था क्योंकि बगी ने पूरे ऑरेंज टाउन को लूट लिया, लेकिन आरलोंग को कोई हिस्सा नहीं दिया। लेकिन अब तो बगी के पास कुछ भी नहीं था, तो बगी आरलोंग को कन्विंस करता है कि वो लूफी के पीछे जाए, क्योंकि लूफी के पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है। अगर आरलोंग वादा करे कि वो बगी को नहीं मारेगा तो लूफी को ढूंढने में बगी उसकी मदद कर सकता है। आरलोंग इस डील के लिए मान जाता है। खैर, दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी गेको आइलैंड के सिरप विलेज में आ गए थे, जहाँ पर शिप बनाने का ही काम होता है। जोरो यहाँ पर बगी का वांटेड पोस्टर देखता है और सोचता है कि उसे पकड़ लेते तो बड़ा इनाम मिलता, पर लूफी उसे याद दिलाता है कि अब तो वो खुद ही मरीन्स की वांटेड लिस्ट में होगा। खैर, ये लोग अब शिप यार्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ लूफी को एक शानदार शिप पसंद आ जाती है जिसके ऊपर भेड़ का सिर बना हुआ था। नामी और जोरो सोचने लगते हैं कि वो इसे कैसे चुराएंगे, लेकिन लूफी चोरी के सख्त खिलाफ था क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है और वो कहता है कि वो लोग जहाज को उसके मालिक से ही खरीदेंगे। जो सुनकर जोरो और नामी हैरान थे कि लूफी सच में लुटेरा ही है। खैर, उस जहाज पर ऊसोप
ऊसोप काम कर रहा था। ऊसोप स्ट्रॉ हैट्स को बताता है कि ये जहाज बिकाऊ नहीं है क्योंकि ये उसकी अमीर दोस्त का है, बल्कि उसकी अमीर दोस्त इस पूरे शिपयार्ड की मालकिन है। वो इन सबको अपनी दोस्त के पास ले जाने का ऑफर देता है ताकि शायद इनमें कोई डील हो जाए। ऊसोप फिर इन तीनों को एक बड़े से महल के सामने लेकर आता है जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, लेकिन फिर भी ऊसोप पीछे के दरवाजे से घुस रहा था, जो देख नामी और जोरो समझ जाते हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा फेंकू है। फिर महल के नौकर सैम और बूची उन्हें देख लेते हैं और वो ऊसोप को भगाने की कोशिश करते हैं, पर तभी महल की मालकिन और ऊसोप की दोस्त काया यहाँ आ जाती है उसके बटलर क्लाडोर के साथ। काया खुशी से ऊसोप और स्ट्रॉ हैट्स का स्वागत करती है। आज उसका 18वां जन्मदिन भी था, तो काया चाहती थी कि ऊसोप और बाकी लोग आज यहीं डिनर करें। उसके बटलर क्लाडोर को ये बात पसंद नहीं आती, पर काया के सामने वो कुछ नहीं कर पाता और इन गरीबों से कहता है कि नहाकर साफ कपड़े पहन लो। इसके बाद ये नए कपड़े ट्राई करने लगते हैं। नामी बताती है कि उसे अमीरों से नफरत है क्योंकि वो लोग घमंडी होते हैं, पर लूफी कहता है कि उसे तो काया वैसी नहीं लगी। अब लूफी नामी से शर्त लगाता है कि काया उन्हें वो शिप फ्री में ही दे देगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नामी के रास्ते पर चलकर उस जहाज को चुरा लेंगे। वहीं जोरो नोटिस करता है कि काया के बटलर को उसने पहले भी कहीं देखा है। इसी बीच ऊसोप चुपके से काया के कमरे तक पहुंचता है और उसे एक बर्थडे प्रेजेंट देता है, एक पत्थर जिसे वो मोती बताता है, और फिर वो अपने झूठ से भरे एडवेंचर्स के किस्से सुनाता है जिसे काया बहुत एंजॉय करती है। काया को किसी तरह की बीमारी भी थी जिसके लिए वो हमेशा एक ग्रीन कलर की चाय पीती थी। फिर खाना सर्व किया जाता है और यहाँ काया का फैमिली लॉयर मैरी भी आया था। काया के पेरेंट्स के मरने के बाद सारा बिजनेस मैरी ही देखता है। डिनर के दौरान लूफी को जहाज के लिए बात करने का मौका मिलता है। लूफी सीधा सीधा काया को बता देता है कि वो पायरेट्स हैं और उन्हें काया के जहाज की सख्त जरूरत है। उसे लेकर वो ग्रैंड लाइन जाएगा और वन पीस को ढूंढकर लुटेरों का राजा बनेगा। काया के जवाब देने से पहले वो जोर से खांसने लगती है जिससे क्लाडोर बीच में आता है और ऊसोप और स्ट्रॉ हैट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काया उन्हें रात भर रुकने की इजाजत दे देती है जो क्लाडोर को मानना ही पड़ता है। उस रात जब सब सुकून से सो रहे थे तब महल के तहखाने में मैरी और क्लाडोर का सामना होता है। असल में क्लाडोर चाहता था कि काया की सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मैरी ये सुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाडोर पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है। असल में उसकी स्पीड बहुत तेज थी। क्लाडोर अब अपनी उंगली से लंबी लंबी ब्लेड्स निकालता है और उनसे मैरी को स्टैब कर देता है। इसी बीच लूफी और जोरो अपने कमरों से निकलते हैं। दोनों को ही भूख लग रही थी। वो किचन की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें ऊसोप मिलता है। ऊसोप उन्हें काया के बारे में बताता है कि काया के माँ बाप समुंदर में डूब गए थे। फिर ऊसोप अपने डैड के बारे में भी बताता है जो कि एक पायरेट है और जब वो छोटा था तब उसके डैड समुंदर में चले गए थे। लूफी को तब रियलाइज होता है कि उसके डैड कोई और नहीं यासोप है जो कि शैंक्स की टोली में है। वहीं नामी महल में घूमती हुई कीमती चीजें अपने बैग में भर रही थी, पर गलती से वो काया के रूम में पहुंच जाती है। काया समझ जाती है कि नामी चोरी कर रही थी, पर उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे दान करना पसंद है। वो नामी को वहीं बैठाकर उससे बातें करने लगती है। काया अपने माँ बाप के जाने के बाद लगातार बीमार पड़ने लगी है और वो क्लाडोर के बारे में भी बताती है कि कभी कभी वो उस पर ज्यादा दबाव डालता है। धीरे धीरे काया और नामी के बीच दोस्ती हो जाती है। कमरे से लौटते हुए नामी काया से कहती है कि उसे अपने बटलर के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। काया नामी को चोरी किया सामान साथ ले जाने को कहती है, लेकिन नामी हॉल में वापस आते ही सामान वापस अपनी जगह पर रख देती है। जोरो और ऊसोप दारू लेने के लिए तहखाने में आते हैं जहां उन्हें मैरी का शरीर मिलता है। तभी क्लाडोर सैम और बूची के साथ बाहर निकलता है। उसके चाकू वाले पंजे देख जोरो को याद आता है कि ये असल में वांटेड पायरेट कूरो है, ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन, और सब ये मानते हैं कि कूरो को कैप्टन मॉर्गन ने मार दिया था। कूरो कहता है कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था और बेवकूफ मॉर्गन ये समझ ही नहीं पाया। फिर जोरो अपनी तलवारों को निकालकर कूरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर कूरो की स्पीड काफी तेज थी। फिर सैम पीछे से जोरो के सिर पर बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो ऊसोप को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक पतले रास्ते से भाग निकलता है। कूरो कहता है कि उसे जाने दो, उसकी बात का वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा। साथ ही वो जोरो और मैरी की बॉडीज को ठिकाने लगाने को कहता है। सैम और बूची उन दोनों की बॉडीज को पास के सूखे हुए कुएं में फेंक देते हैं। खैर, इधर ऊसोप गांव वालों को ब्लैक कैट पायरेट्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि हमेशा की तरह ये भी झूठ ही होगा। ऊसोप बचपन में इसीलिए चिल्लाता था क्योंकि उसे यकीन था कि उसके फादर एक दिन जरूर आएंगे। ये बात उसने अपनी बीमार मदर को बताई तो उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर उनकी भी मौत हो गई थी। खैर, अब ऊसोप बहुत निराश हो जाता है क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ कॉबी आ जाता है जो कहता है कि वो उस पर
पर विश्वास करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपने बचपन में वो शेर आया वाली कहानी सुनी होगी ना, उसोप के साथ भी वही कुछ हुआ है। खैर अगला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, उसे मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।